हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 8 की, जिसका नाम है जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद। तो इस चैप्टर में आपको ये बता रखा है कि भाई बायोमैकेनिक्स यानी जीव यांत्रिकी होता क्या है और इसका खेलकूद में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सब कुछ बातें जानने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके अंदर ऐसे बहुत ऐसे कंसेप्ट है जो बच्चों को समझ नहीं आते, बट आज आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। चलते हैं भाई आगे। तो चैप्टर का नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद। तो जीव यांत्रिकी का मतलब क्या होता है? तो जीव यांत्रिकी बेसिकली जो है ना भाई, शरीर का जो अध्ययन है वो एक मशीन के रूप में करता है। जैसे मशीन चलती है वैसे इंसान भी चलता है, इंसान काम करता है ना। तो शरीर का अध्ययन एक मशीन के तौर पर करना है, यानी कि जो शरीर है वो मूवमेंट कैसे करता है, शरीर गति कैसे करता है, ये स्टडी करना है। और क्या स्टडी करना है कि भाई शरीर की गति को, मूवमेंट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी शक्तियां जो हैं वो प्रभावित करती है, चाहे वो आंतरिक तौर पर हो चाहे वो बाहरी तौर पर हो। ठीक है, यानी कि वो इंटरनल हो या वो बाहरी हो। तो इस सब का जो अध्ययन है वो जीव यांत्रिकी में करा जाता है। समझ आ रहा है आपको? तो जीव यांत्रिकी का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले टॉपिक की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है, जो कि है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th से स्टार्ट हो गया था। ठीक भाई। तो देखो, न्यूटन की गति के नियम 3 होते हैं। क्या? पहला जड़ता का नियम, त्वरण का नियम और प्रतिक्रिया का नियम। दिमाग में बैठा लो इनको, और आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको भाई ये याद रहेगा लाइफ टाइम। उसकी टेंशन मत लो आप। तो अगर मैं बात करूँ जड़ता का नियम, क्या? तो जड़ता का नियम न्यूटन की गति का पहला नियम है ये। ठीक है। अब ये नियम क्या बताता है? आप पहले मेरी बात सुनो ध्यान से कि भाई पहला नियम क्या बताता है। तो अगर मैं किसी सामान को यहाँ पे रख दूं, वो रखा रहेगा जब तक उसको कोई आके यहाँ पे धक्का ना दे, है ना। कहने का मतलब है जब तक कोई उस पर भारी बल नहीं लगेगा वो तब तक वैसी स्थिति उसकी रहेगी। ये क्या होता है भाई? न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो ये जो नियम है यही कहता है कि कोई वस्तु अगर चल रही है, गति में है या रुकी हुई है, वो तब तक उसी स्टेज में रहेगी, उसी स्टेट में रहेगी, तब तक उस पर कोई भारी बल ना लग जाए। समझ रहे हो? जैसे फुटबॉल चल रही है, फुटबॉल किसी ने किक मारी, है ना। वो फुटबॉल रुकी हुई थी, किसी ने किक मारी तो वो मूवमेंट में आ गई। और जब तक मूवमेंट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यानी भारी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाता है? जड़ता का नियम यही बताता है कि वस्तु अपनी वर्तमान गति की स्थिति को तब तक बनाए रखता है जब तक उस पर कोई भारी बल कार्य नहीं करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि एक फुटबॉल आराम की स्थिति में है, ठीक है, वो तब तक आराम की स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई किक नहीं मारेगा। और किक यहाँ पर क्या काम कर रही है? भारी बल का काम कर रही है। समझ आ रहा है? आगे चलो। सेकंड नियम की बात करूँ जिसको हम बोलते हैं त्वरण का नियम, और इसको दूसरा नियम भी बोला जाता है। और गति के दूसरे नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नाम होते हैं। आगे चलो। अब ये संवेग का नियम, है ना, दूसरा नियम, त्वरण का नियम है क्या ये? इसको ध्यान से समझना। ठीक है, बच्चों को ये वाला चीज समझ नहीं आती, ये वाला लो, तीनों में से दो, पहला और तीसरा समझ आ जाता है, लेकिन यही समझ नहीं आता है। ध्यान से सुनना। किसी भी वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण, ठीक है, त्वरण का मतलब आप ये समझ लो स्पीड से, कि स्पीड में चेंज आना। ठीक है, स्पीड में चेंजेस आना, वो क्या होता है? त्वरण होता है। तो किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण की दर जो है वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती और उसके द्रव्यमान के विद्युत समानुपाती होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ना, अब द्रव्यमान का मतलब वैसे तो वजन नहीं होता है, बट अब यहाँ पे वजन ऐसा मान के चलो। क्या चलो? वजन मान के चलो। ठीक है भाई, कि कोई वस्तु कितनी भारी है ये आपको मान के चलना है। तो यहाँ पर दो चीज बोली गई है, बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखो, अगर मैं बोलता हूँ ना समानुपाती, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर किसी भी दो चीज के बीच में समानुपात का रिलेशन है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहली चीज को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? जो त्वरण है वो बल के समानुपाती होता है, यानी कि मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, बल लगाऊंगा, उतनी ही स्पीड ज्यादा बढ़ेगी।
अब आप खुद सोचो ना, आपने क्या करा, आप दो बंदे हो मान लो, ठीक है। तो एक ने बहुत कम बल लगाया, फोर्स लगाया, तो वो थोड़ा कम ही डिस्टेंस कवर करेगा, सीधी सी बात है। और एक ने बहुत धक्का लगाया तेज की, तो वो थोड़ा ज्यादा देर दूर तक जाएगी वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो वस्तु। समझ आ रहा है? तो ये क्या होता है, समानुपाती का रिलेशन होता है। समझ आ रहा है? दूसरा बोला था द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है? तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सुनो ध्यान से, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, क्या होता है भाई इसका मतलब, कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। यानी कि अगर आप, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत भारी है, जो बहुत भारी है, यानी उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो वो कम स्पीड उसकी होगी, उसका त्वरण क्या होगा, कम होगा। तो उसको और तेज गति कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत तेज फोर्स लगाना पड़ेगा। यही क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जो यहाँ पर मैंने आपको बताया उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसको मैं, जो मैं आपको यहाँ पे समझाया उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। त्वरण, और ये साइन होता है हमारा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन में बल, और नीचे आपका द्रव्यमान आ गया, ठीक है। ठीक है भाई। तो अगर त्वरण बढ़ाना है तो बल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और द्रव्यमान घटाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, द्रव्यमान घटाओगे तो आपका त्वरण बढ़ेगा। देख रहे हो ना, द्रव्यमान घटाओगे तो त्वरण बढ़ेगा। यही क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। और वहीं आप द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो आपका त्वरण घटेगा, या स्पीड में आपका फर्क आ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, यानी स्पीड में चेंज आ रहा है, तो ये त्वरण होता है, आपका ध्यान रखना है। तो अगर आप बल बढ़ा रहे हो तो त्वरण बढ़ जाएगा। और द्रव्यमान, ध्यान रखना है कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो बल भी आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको गति देने के लिए। अगर हम कोई हल्के ऑब्जेक्ट की बात करें, एक हल्का एक भारी ऑब्जेक्ट है, तो हल्का यानी हल्का ऑब्जेक्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा, भारी वाले पे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो सीधे सा मतलब है कि जो हल्का है वो ज्यादा दूर जाएगा। तो द्रव्यमान कम तो त्वरण ज्यादा, बल ज्यादा तो भी त्वरण ज्यादा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देख लो भाई। जैसे कि आप क्रिकेट में क्या होता है कि सामान्य बल से फेंकी गई जो गेंद की तुलना में डबल बल से फेंकी गई जो गेंद है वो ज्यादा गति करती है, उसका त्वरण अधिक होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि अगर हम एक नॉर्मल तरीके से बॉल फेंक रहे हैं और एक हम पूरी जान लगा के बॉल फेंक रहे हैं, तो अंतर क्या है, जो हमने पूरा बल लगा के फेंकी है, डबल फोर्स से फेंकी है, वो ज्यादा गति करेगी, ज्यादा दूर जाएगी, यानी कि उसका त्वरण ज्यादा होगा। तो बल जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपका त्वरण यानी स्पीड में बदलाव आएगा। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है। और एक और यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि एक हल्की बॉल थी, एक भारी बॉल थी, दोनों ने सेम फोर्स से फेंका, कौन सी दूर जाएगी, कौन सी हल्की वाली दूर जाएगी, ना कि भारी वाली दूर जाएगी। ठीक है, मैं आपको बस समझा चुका हूँ कि भारी वाली बॉल का द्रव्यमान ज्यादा है। अब तो भारी वाली को उस हल्की बॉल तक पहुंचाने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको हल्की बॉल तक पहुंचाना है तो। आगे चलते हैं, तीसरा नियम जो कि है प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, है ना। तो सिंपल सा मतलब, आप सुनते भी आ रहे हो सारे लोग को, तो कि भाई जैसा करोगे वैसा होगा, जैसा करोगे वैसा होगा, वही क्या होता है, प्रतिक्रिया का नियम होता है। यानी कि तो पहली बात है, तीसरा नियम है गति का, ध्यान रखो, जो न्यूटन जी ने दिया है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम स्वरूप हमेशा एक समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यानी आप जितने बल से, जितनी जोर से कुछ करोगे, आपको रिटर्न में उतना ही यानी इक्वली आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, प्रतिक्रिया मिलेगी। आपने इधर कुछ लगाया तो आपको इधर से रिटर्न वापस आएगा सेम फोर्स के साथ। ठीक है, आपने किसी को धीरे से चाटा मारा तो वो बंदा आपको धीरे से ही चाटा मारेगा, आपने बहुत खिंचा के मारा तो उसको फील हुआ ना कितनी जोर से मारा है, तो वो भी आपको क्या करेगा, उतनी जोर से ही खिंचा के मारेगा। तो यही क्या होता है, आपका प्रतिक्रिया का नियम होता है। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि गोली चलाने में, जब गोली चला रहा होता है बंदा, है ना, जब गोली चला रहा होता है बंदा, जब गोली चलती है तो गोली तो आगे चले जाती है, ये क्रिया हुई। आपने गोली चलाई, गोली आगे गई, ये तो क्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन आज जिसने बंदूक चलाई थी ना, वो बंदा थोड़ा पीछे हो जाता है, ठीक है। जब कह लीजिए बंदूक पीछे हो जाती है थोड़ी सी, है ना, ऐसे चलाते हैं तो यूं हो जाती है, तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, तो ये क्या हो जाती है, प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि बंदूक के साथ इंसान भी जाता है।
तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, क्या है? प्रतिक्रिया है। समझ आ रहा है? और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, जैसे कि पानी में तैरना। जब एक बंदा पानी में तैरता है ना, वो पानी को पीछे धकेलता तो पानी उसको आगे धकेलता, जितना तेजी से पानी को पीछे करेगा ऐसे, तो उतना ही तेजी से वो आगे जाएगा। तो जब तैराक जो है पानी को पीछे की ओर धक्का देता है तो ये क्रिया है, पानी को पीछे की ओर धक्का देना ये क्रिया हो गया। और वहीं पानी क्या करती है, उसको आगे की ओर धक्का देती है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रतिक्रिया हो गई। समझ आ रहा है? और भी एग्जाम्पल देखो। जब आप रोड पे चल रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? तो आप जब जमीन पर कदम रखते हैं तो हम नीचे की ओर बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? नीचे की ओर बल लगाते हैं, जमीन हमको आगे धकेलती है ना? आप जब चलते हो, आप खुद चल के देखो, तो अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं जमीन पे बल लगा रहा हूँ, जमीन मुझे आगे धकेल रही है, तो जमीन आपको ऊपर की ओर बल देती, जिससे आप चल पाते हो। ठीक है, समझ आ गया? ये क्या है? आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ध्यान रखना है, और बहुत आसान था। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है संतुलन, जिसे हम बात करेंगे स्थायी संतुलन, गति संतुलन की, गुरुत्व केंद्र की, और खेलों में इसका उपयोग। ठीक है, संतुलन का। तो संतुलन की अगर बात करूं कि भाई संतुलन होता क्या है, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको, कुछ ध्यान रखना। संतुलन का मतलब क्या होता है? एक तरह से बैलेंस बनाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम जब शून्य होता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत गहरी बात कही है। क्या? किसी बिंदु पर, है ना, कोई बिंदु है, इस पर कार्य करने वाले बलों का जब परिमाण यानी मात्रा वो क्या हो जाए? बिल्कुल जीरो हो जाए, तो बिल्कुल बैलेंस की स्टेट होती है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि लोगों को आपने देखा है ना, स्केटिंग वगैरह चलाते हो या किसी पे भी, वो लोग बैलेंस बना रहे होते हैं, तो वैसे सीधे खड़े रहेंगे, यानी कि बैलेंस बन गया, यानी वो आप कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो वहां पर परिमाण क्या हो गया है? परिमाण कह लीजिए, परिणाम जो हुआ है, बलों का परिणाम क्या हो गया? वो जीरो हो चुका है। तो क्या हो जाता है? संतुलन की स्थिति हो जाती है। ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, वहां पर आपको भाई बैलेंस बनाना है, तो आप बैलेंस कब बनाते हो? कि जब आपका जो बिल्कुल फोर्स आप लगा रहे थे वो बिल्कुल अब जीरो हो जाएगा, तो वो आपके संतुलन की स्थिति हो जाती है। समझ आ रहा है? ध्यान रखना। अब दो प्रकार के संतुलन होते हैं, एक गतिशील संतुलन, एक स्थिर संतुलन। नाम से समझ आ रहा होगा आपको। गतिशील संतुलन क्या है भाई? गति में रहते हुए बैलेंस बनाना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए स्थिरता बनाए रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखना, इसको हम गतिशील संतुलन कहते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका साइकिल चलाना। तो जब आप साइकिल चला रहे होते हो, आप गति में तो होते हो, लेकिन आपका जो ऊपर का हिस्सा ये क्या होता है? ये एकदम बैलेंस होता है। ठीक है, आप संतुलन बना के रह रहे होते हो, यहाँ आपने संतुलन बना रखा और साइकिल आपके आगे चल रही होती है। क्या है? गतिशील संतुलन है। समझ आ गया आपको? ध्यान रखना है। आगे चले, उसके बाद है स्थिर संतुलन। स्थिर संतुलन क्या है? कि भाई आप स्थिर अवस्था में होते हो, है ना, यानी कि स्थिर अवस्था में होते हुए आपने क्या बना रखा है? संतुलन बना रखा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर संतुलन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल योग में शीर्षासन, आप देख सकते हो, ये क्या है? स्थिर अवस्था में और इसने बैलेंस से बना रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्थिर संतुलन हो जाएगा। और देख लो, ये क्या है? ये किस बिंदु पर काम कर रही है? इस बिंदु पर काम कर रही है जहां पर इसका जो बल है वो क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है, जब भी क्या है? ये संतुलित अवस्था में। समझ आ रहा है? आपको ध्यान रखना है। तो संतुलन की तो बात हमने कर ली। अब संतुलन का खेलकूद में प्रयोग क्या है, खेलकूद में इनका यूज क्या है, इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, संतुलन का जो कंसेप्ट है ना, इसी को खेलकूद में यूज भी करा जाता है। कैसे? कि भाई जो पहला जो यहाँ पर हम बात करते हैं संतुलन की, वो है चौड़ा या व्यापक आधार, यानी जो बेस है, जितना चौड़ा होगा उतना ही जो है संतुलन आएगा, यानी संतुलन में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आएगी। फॉर एग्जाम्पल जो कुश्ती मैच होता है उसके दौरान जो पहलवान है, वो ज्यादा स्थिरता प्रदान करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए क्या करता है? ठीक है, और स्थिर संतुलन के लिए, व्यापक आधार बनाने के लिए पैरों को खोलकर खड़े होते हैं। यानी जो कुश्ती मैच लड़ते हैं वो क्या करते हैं? अपने पैरों को चारों ओर ऐसे खोल लेंगे और फिर ऐसे लड़ रहे होते हैं। उन्होंने पैर क्यों खोले? ताकि उनको ज्यादा एरिया कवर हो जाए, उनका जो आधार है जहां पर वो खड़े हैं वो थोड़ा उनको चौड़ा मिल जाए, है ना। अगर आप ऐसे खड़े हो तो कोई आपको धक्का देगा तो आप जल्दी गिरोगे, लेकिन अगर आप ऐसे खड़े हो, अगर आपको कोई धक्का देता हो तो आप संभल जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ज्यादा संतुलन, क्योंकि स्थिरता ज्यादा जल्दी आपकी बनी रहेगी। तो संतुलन में स्थिरता जब ज्यादा कैसे होगी? कि
आपका आधार जितना ज्यादा चौड़ा होने वाला है। ठीक है। आधार क्या होता है भाई? जहां पर आप खड़े हो, जिसके ऊपर काम कर रहे हो, वो आपका आधार होता है। समझ आ गया? उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बिंदु जमीन के करीब रखना। ठीक है। आपका जो ग्रेविटेशनल पॉइंट है, बिंदु है, उसको जमीन के करीब रखना। जितना करीब रखोगे उतनी ज्यादा स्थिरता आपको आने वाली है। तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना जमीन के करीब होगा, स्थिरता उतनी ही आएगी आपको। कैसे समझोगे? जैसे कि और गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है ना, ये सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, ये बेसिकली काल्पनिक बिंदु होता है। ये मत सोचना यार कहाँ ढूंढूं मैं इसको शरीर में। ये काल्पनिक बिंदु होता है जो कि जैसे हम क्रिया कर रहे होते हैं उस हिसाब से ही चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता है। ध्यान रखना। तो उदाहरण के लिए कुश्ती मैच के दौरान जो पहलवान है वो अधिक स्थिरता प्रदान करने के लिए और स्थिर संतुलन लाने के लिए क्या करता है? वो गुरुत्व केंद्र को नीचे करने के लिए थोड़ा आगे झुक जाता है। तो अगर वो बैलेंस बनाता तो क्या करता है? वो थोड़ा आगे की ओर ऐसे झुक जाता है ताकि उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। ध्यान रखना। तो गुरुत्व केंद्र को नीचे करने के लिए वो थोड़ा झुक जाता है। जैसे कि आप खड़े हो तो गुरुत्व केंद्र आपका भी यहाँ कहीं होगा, ऐसा माना जाता है। जब आप थोड़ा झुकोगे तो गुरुत्व केंद्र आपका नीचे की साइड चले जाएगा, जिससे आपके अंदर ज्यादा संतुलन बना रहेगा, स्थिर संतुलन बना रहेगा। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है। आगे चलो। उसके बाद है बॉडी मास। क्या? बॉडी मास, जिसको आप जड़ता भी बोल सकते हो। पढ़ा ना पीछे जड़ता का नियम, है ना? यानी तो जितनी भारी चीज होगी उस पर उतना ही आपको एक्सटर्नल फोर्स तेजी से लगाना पड़ेगा। तो वही बात है। तो बॉडी मास क्या है? जिसके शरीर का द्रव्यमान ज्यादा होगा, है ना, जिसके शरीर का द्रव्यमान ज्यादा होगा, या जो ज्यादा भारी होगा इंसान, है ना, समझ रहे हो? तो उच्च द्रव्यमान वाला जो एथलीट है उसके अंदर जो है हल्के शरीर द्रव्यमान वाले के मुकाबले क्या होगा? अधिक स्थिरता होगी। यानी कि जो भारी इंसान है वो ज्यादा बैलेंस बना पाएगा बकायदा किसके? जो हल्का शरीर वाला है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कम है। एग्जाम्पल के लिए हल्के व्यक्ति की तुलना में भारी वजन को हिलाना मुश्किल होता है। सही बात है। आप भारी वजन वाले को हिलाना मुश्किल होता है, बल्कि मुश्किल होता है, हल्के वाले को तो यूं कर दो गिर जाता है वो। ध्यान रखना है। तो इसी कारण से क्या होता है ना, आपने जितने भी ऐसे मैच देखे होंगे जिसमें आपका बल चाहिए होता है ना, ताकत चाहिए होती है, उसमें थोड़े आपको हैवी लोग दिखेंगे इस प्रकार के। आपको ऐसे लोग नहीं दिखेंगे। ऐसे लोग आपको दिखेंगे रनिंग वाले टास्क में, रनिंग वाले प्रतियोगिता में, या जिसमें भी जिम्नास्टिक टाइप हो गया, है ना, बैडमिंटन हो गया। बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें आपको इस प्रकार के लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो, इन सब खेलों में अलग अलग भार के जो लोग होते हैं वर्गों में प्रतियोगिता यहाँ पर की जाती है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? आगे चलो। उसके बाद है गुरुत्व केंद्र। ठीक है। क्या? गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जो मैंने आपको पीछे बताया, गुरुत्वाकर्षण बिंदु, इसी को हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र एक तरह से। तो गुरुत्व केंद्र क्या है? एक इमेजिनेशन पॉइंट है, काल्पनिक बिंदु है, जिसके चारों ओर शरीर संतुलित रहता है। ठीक है। और जो केंद्र है, गुरुत्व केंद्र, ये अपना स्थान बदलता रहता है, अन्यथा ये फिक्स रहता है। मतलब मैं भी खड़ा हूं तो ये फिक्स रहेगा, अगर मैं हिलूंगा डुलूंगा कुछ मूवमेंट करूंगा तो ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या बोला गया है? जिसके चारों ओर शरीर संतुलित रहता है। तो ये मैं बिंदु बना रहा हूँ तो उसके चारों ओर क्या है? शरीर मेरा संतुलित है। अगर जैसे कुश्ती का बताया था मैंने आपको, वो झुका बंदा है ना, तो वो झुकने से उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो गया? नीचे चला गया। तो उस गुरुत्व केंद्र के चारों ओर क्या शरीर संतुलित है, क्योंकि वो तो कहीं बीच में ही है। तो उसको, उसके चारों ओर शरीर क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया है। तो यही क्या आपको गुरुत्व केंद्र होता है। समझ आ गया भाई? ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं घर्षण और खेल की। किसकी? घर्षण और खेल की। तो घर्षण का मतलब क्या होता है? घर्षण का मतलब होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो सतह आपस में मिलती है, या यूं कह लीजिए जब दो वस्तुओं की सतह आपस में मिलती है, तो जो प्रतिरोध या जो बल लग रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं। ध्यान रखना है। आपने बहुत सारे इसको जिंदगी में फील करा होगा, चाहे आप रोड पे चल रहे हो तो आपका जो पैर है, आपको चप्पल आपने पैर रखे मान लो, तो आपके चप्पल और रोड के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है दोनों सतह का, उससे भी क्या घर्षण बल बन रहा है। घर्षण बल की वजह से ही आप आगे चल पा रहे हो। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत चिकनी सतह होती है, बहुत चिकनी सतह होती है, वहां पर आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पर आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण बल बहुत कम होता है। और घर्षण बल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सतह को खुरदरा बनाना पड़ता है।
तभी क्या होता है, घर्षण बल बढ़ता है, जिससे आपके पैरों की पकड़ उस रोड पर रहती है, जिस वजह से आप चल पाते हो। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पर। और ये ध्यान रखना भाई, ये एक तरह से फिजिक्स के कंसेप्ट होते हैं जिसमें सारे कंसेप्ट आपस में मिले जुले होते हैं। समझ आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो घर्षण ऐसा फोर्स होता है जो तब पैदा होता है दो वस्तु की सतह जब आपस में संपर्क में आते हैं, कॉन्टेक्ट में आती है, और उसके बीच या तो सापेक्ष गति हो रही होती है। सापेक्ष गति मतलब समझ रहे हो ना, या तो गति हो रही है, दो वस्तु की सतह जब मिल रही है आपस में, या तो वो क्या है, गति करने का प्रयास कर रही है, या गति होने का प्रयास कर रही है। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सतह इतनी खुरदरी है ना भाई, नीचे सतह इतनी खुरदरी है, जितनी ज्यादा खुरदरी उतना ज्यादा घर्षण बल लगने वाला है, ध्यान रखना। ये घर्षण को बढ़ाने का तरीका होता है। वस्तु की सतह जब आपस में मिलती है तो उससे जो जनरेट फोर्स है या जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम घर्षण बल बोल रहे होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब तो इसको अगर हमें दो कॉन्टैक्ट फोर्स, दो वस्तु की सतह जब आपस में मिल रही है, अगर हमें ये वाला बल बढ़ाना है तो हमें सतह को उतना ही खुरदुरा बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, रफली रफ बनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा चिकना उतना ही घर्षण कम। तो वस्तु की सतह मान लो बहुत खुरदरी है किसी की, तो वहां पर गति होने का प्रयास हो रहा होगा, क्योंकि गति हो ही नहीं पा रही होगी। ठीक है। और घर्षण बल हमेशा क्या होता है, क्रिया की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे रोड है, अब रोड पे आप चल रहे हो, है ना, तो आप तो बल नीचे लगा रहे हो ना, आपकी सतह, रोड की सतह और आपके पैरों की सतह टकराई भाई, आपस में संपर्क में है, तो आप तो नीचे की तरफ बल लगा रहे हो, है ना, क्रिया कर रहे हो। तो रोड आपके ऊपर की साइड लगा रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब घर्षण जो है इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि स्थिर घर्षण में, गतिशील घर्षण में। गतिशील घर्षण को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, स्लाइडिंग घर्षण में और रोलिंग घर्षण में। समझ आ रहा है आपको, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूँ स्थिर घर्षण की, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है भाई, तो होता क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है, लेकिन जो वास्तविक गति है ना, वो बिल्कुल अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिर घर्षण बोलते हैं। यानी कि दो सतह आपस में संपर्क में आ रखी है, बट गति स्टार्ट नहीं हुई है। क्या गति स्टार्ट नहीं हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर घर्षण है। क्योंकि दो सतह संपर्क में आते घर्षण लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग, इसका एग्जाम्पल देखो भाई, दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति, कोई रेस हो रही है ना, क्या रनिंग करने वाला कोई बंदा है, तो जो उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन होती है ना भागने की, तो वो खड़ा हुआ है, जब कोई विसल बजेगी, सीटी की आवाज आएगी, तब वो बंदा दौड़ेगा। तो जो बैठा है, जो बंदा उस प्रारंभिक स्थिति है ना उसकी दौड़ने की, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्थिर घर्षण हम बोल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देखो कि ये पेन है ना, अगर मैं इसको मान लो यहाँ पे रख देता हूँ हाथ पे, स्थिर है ना ये, तो जब तक स्थिर रहेगा भाई ये, तब तक कोई भारी फोर्स नहीं लगाऊंगा, वो ठीक है। तो ये पेन अभी जिस अवस्था में है ना, क्योंकि मेरे हाथ की सतह और इस पेन की सतह टकरा रही है, तो ये क्या, ये भी स्थिर घर्षण में ही आएगा। ये भी किस में आएगा भाई, स्थिर घर्षण में आएगा। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, उसके बाद है गतिशील घर्षण। क्या, गतिशील घर्षण, जिसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। तो गतिशील घर्षण सिंपल सा नाम से पता हमको चल रहा है, जिसमें जो गति है वास्तविक रूप से जो है, रियलिटी में जो गति है, मूवमेंट है, वो स्टार्ट हो चुकी है। उसको हम क्या बोलते हैं, गतिशील घर्षण कहते हैं। जैसे कि जो गेंद है वो लुढ़क कर रुक जाती है। गेंद अगर लुढ़क कर चल रही है, देखो अब यही है, पेन है, थोड़ा सरफेस का गोल टाइप है, तो जो आगे चढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे चढ़ा रहा हूँ, देखो आगे जाएगा तो गिर जाएगा। अगर मैं आगे कर रहा हूँ तो जो भी इसने क्या घूम घूम कर थोड़ी गति करी, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पर गतिशील घर्षण हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब ये जो गेंद है ना, ये क्या है भाई, लुढ़क कर आगे जा रही है, लेकिन कुछ समय बाद ये रुक जाएगी, क्योंकि जमीन भी तो अपना क्या लगा रही है, बल लगा रही है, क्योंकि दो सतह संपर्क में आ रही है, तो घर्षण बल जनरेट हो रहा है। तो गेंद लुढ़क कर जो है रुक जाती है, गेंद चल रही है फिर रुक जा रही है, तो वो घर्षण बल लग रहा है। समझ रहे हो, दोनों के बीच से गेंद भी लगा रही है, जमीन भी लगा रही है, तो ध्यान रखना। तो इस वजह से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, गति उसकी कम होती जाएगी और वहां पर वो बॉल रुक जाएगी। तो ये क्या है, गतिशील घर्षण का ही बल है। समझ आ रहा है, ये ध्यान रखना है। गतिशील घर्षण को हम स्लाइडिंग घर्षण भी बांट सकते हैं, और रोलिंग घर्षण भी बांट सकते हैं। देखो जैसे कि स्लाइडिंग घर्षण की बात करूं मैं, बहुत सिंपल है।
जब एक वस्तु दूसरी सतह पर स्लाइड कर रही हो, क्या कर रही हो, स्लाइड कर रही हो। जैसे आपने देखा होगा बच्चे जो है वो झूला झूल रहे होते हैं, जो ऊपर से बैठते हैं और नीचे से फिसलते हुए जाते हैं। स्लाइडिंग घर्षण है, सिंपल सा मतलब है। तो जब वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है तो उसको स्लाइडिंग घर्षण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिब्बे को गाड़ी पर चढ़ाना, डिब्बे को गाड़ी पर चढ़ाना। ये गाड़ी है, ठीक है, अब आधा हिस्सा दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से जो है बंदा इसको नीचे से चढ़ा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, इसको सरका रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये स्लाइडिंग घर्षण हो जाएगा। ठीक है, झूले वाला एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद देखो रोलिंग घर्षण। गतिशील घर्षण है, मैंने लुढ़कना हो गया, वो गतिशील तो है बट उसको आप और क्लासिफाई करना चाहें तो वो रोलिंग घर्षण में आएगा, ध्यान रखना। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग घर्षण कहते हैं। रोलिंग करते करते क्या करती है, वे गति करती है, तो उसको हम रोलिंग घर्षण बोलते हैं। जैसे कि हिट करने पर जो मैदान पर लुढ़कती बॉल है वो रोलिंग घर्षण का उदाहरण है। ठीक है, और वो जो रुक जाती है वो रोलिंग घर्षण के कारण ही रुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर्षण के लाभ और हानि, क्योंकि घर्षण आपको समझ आ गया। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा इस टॉपिक के अंदर। देखो, अगर मैं बात करूँ लाभ की कि घर्षण के लाभ क्या है, तो सिंपल सा ध्यान है, अगर आपको घर्षण समझ आ गया ना तो आपको लाभ भी समझ आ जाएंगे। कैसे, देखो कि भाई वस्तु की स्थिति को बनाए रखने के लिए, तो घर्षण है ना, वो किसी भी वस्तु की जो स्थिति है, जिस अवस्था में वो है, उसको बनाए रखने में और उसके आकार को स्थिर रखने में मदद करता है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को यहाँ रख दूं तो ये पेन हिलेगा ही नहीं, कहीं से नहीं हिलेगा ना, तो जैसे इसकी स्थिति थी, ठीक है, और जैसा इसका आकार है वैसा रहेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ये क्यों रुका हुआ है, क्योंकि मेरे हाथ का और इसके बीच का घर्षण लग रहा है, संपर्क में आ रहे हैं ना दोनों, तो घर्षण लग गया। तो इस वजह से क्या है, वस्तु की स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो घर्षण की वजह से होता है ये। उसके बाद गति में सहायता करना, तो घर्षण के कारण ही क्या होता है, हम आराम से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। ठीक है भाई। तो अगर जैसे कि मान लो अगर रोड पे चल रहे हो, है ना, तो आप गति कर पा रहे हो ना। अगर आपने देखा होगा जो बहुत प्लेन सरफेस होता है, बहुत स्मूथ होता है, तो वहां पर आप चलना, चल तो लेते हो, लेकिन वहाँ पे गिरने का डर रहता है, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पर आप दौड़ भी नहीं सकते हो। लेकिन एक रोड है जो थोड़ी खुरदरी है, वहां पर आप आसानी से चल पा रहे हो। ये किस वजह से हो पा रहा है, घर्षण की वजह से ही हो पा रहा है। जहां पर घर्षण होगा वहां पर आप चल भी पाओगे, जहां पर घर्षण नहीं होगा वहां पर चल भी नहीं पाओगे। समझ आ रहा है। अब लोग क्या करते हैं गति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, गति कैसे हो पाएगी, जब आपकी पकड़ ज्यादा होगी रोड पे या जमीन पे जहाँ पे भी आप चल रहे हो, तो खिलाड़ी क्या करते हैं, स्पाइक्स का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्पाइक्स का प्रयोग करते हैं। क्या होता है भाई स्पाइक्स, अगर आपको विजिबल हो ध्यान से, जो इसके जूते हैं ना, नीचे देखो कुछ निकल रहा है, जहां मैंने रेड रेड करा है, तो यही क्या होता है, स्पाइक्स होता है। कोई बात नहीं, देखो अगर मान लो ये जूते का निचला हिस्सा है, तो उसके नीचे से कुछ ना नुकीले टाइप ये निकल रहे होंगे, कुछ खुरदरा टाइप निकल रहा होगा। ये क्या होते हैं भाई, स्पाइक्स बोलते हैं, जो कि क्या भाई जमीन पे पकड़ बनाने में मदद करते हैं। मैं सीधी बात कहूँ तो घर्षण बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। क्या, घर्षण बढ़ाने में मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा रफनेस आएगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, घर्षण आएगा, जिस वजह से क्या होगा, गति करना आसान हो जाएगी। समझ रहे हो। उसके बाद पकड़ को मजबूत करने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि भाई घर्षण के कारण ही क्या होता है, खिलाड़ी अपने हाथों से वस्तु को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं। समझ रहे हो। अब मैं इसको पकड़ रखा हूँ लेकिन इसका घर्षण बहुत कम है। इसका जो घर्षण है क्यों कम, क्यों है, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, घर्षण कम क्यों है भाई, क्योंकि जो पेन है ना ये बहुत स्मूथ है, ऊपर से चिकना है बहुत ये। तो जब भी मेरे हाथ से बहुत बार छूट भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर घर्षण है लेकिन बहुत कम है। तो जो क्रिकेट हो गया, है ना, बैडमिंटन खेलने वाले जो लोग रैकेट का यूज करते हैं, तो रैकेट का जो नीचे की कह सकते हो जो नीचे का हिस्सा होता है ना, तो वहां पर कुछ रबड़ टाइप से लगाते हैं वो, ताकि हाथ और उसके रैकेट के नीचे हिस्से की पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाए। सेम ऐसा क्रिकेट के बैट में होता है, ऊपर से कुछ लोग कुछ लगा लेते हैं रबड़ टाइप सा, जिससे पकड़ मजबूत रहे और इजीली वो बैट चला पाए। तो पकड़ को मजबूत करने के लिए भी क्या है, घर्षण का यूज होता है। उसके बाद ताप को बढ़ाने के लिए, तो घर्षण के कारण क्या होता है, तापमान भी बढ़ जाता है। देखो टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब दो सतह आपस में संपर्क में आएगी, और संपर्क में आएगी तो घर्षण बल जनरेट होगा ही होगा, ये आपको पता है। तो घर्षण बल कब लगा, जब दो सतह संपर्क में आ रही है, संपर्क में आ रही है तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा, दो सतह संपर्क में आ रही है तो ऐसे करता रहूंगा तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी, ये गर्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो तापमान बढ़ाने में भी जो है घर्षण काम
करता है। समझ आ गया? हानि भी सुन लो, ये क्या है, घर्षण की हानि यानी नुकसान क्या है। वस्तु टूट फूट भी सकती है। तो घर्षण के कारण क्या होता है, वस्तु में हमेशा टूट फूट होती रहती है। और इसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वस्तुओं में तेल या चिकनाई का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बात देखते हो ना, आप किसी में से कुछ चीज निकाल रहे होते हो, डाल रहे होते हो और निकाल रहे होते हो। एक बार आपने डाल दिया फिर निकाल रहे होते हो तो क्या होता है भाई वहां पे, तो वहां पर क्या होता है ना, वो वस्तु निकल नहीं रही होती है ना, तो वहां पर वस्तु वो टूट भी जाती है, वो वस्तु वहां पर टूट भी जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि भाई वो वस्तु टूट फूटने का डर रहता है, तो वजह से क्या करते हैं हम, तेल या चिकनाई का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो वस्तु इजीली से वो निकल भी जाए और डल भी जाए। समझ आ गया? तो ये क्या हो जाता है, वस्तु में टूट फूट भी हो सकती है। लभी लोग जो है वे ग्रीस वगैरह हो गया सामानों में यूज करते हैं। आगे चले, ऊर्जा का नुकसान होता है। घर्षण जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा बल लगेगा, और बल कैसे लग रहा है, हमारी एनर्जी लग रही है उसमें। तो ऊर्जा का नुकसान भी क्या होता है हमें देखने को मिलता है घर्षण के कारण, ये आपको पता होना चाहिए। घर्षण का मतलब आपको समझ आ गया ना भाई, घर्षण जितना ज्यादा होगा वो नुकसान भी दे सकता है, अच्छी बात है, लेकिन नुकसान कब देगा, जब ज्यादा पहुंच जाएगा घर्षण। ठीक है, तो वो ऊर्जा खत्म कर देता है। उसके बाद गति को कम कर देना। ठीक है, तो रोलर स्केटिंग जैसे खेल में घर्षण की क्रिया गति को कम कर देते हैं। ठीक है भाई, इसके लिए सतह को चिकना बनाया जाता है। जो रोलर स्केटर होते हैं, ठीक है, जो रोलर स्केटिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, जैसे आपने देखा होगा, है ना, ये जो है इनको बहुत चिकनी चीज चाहिए, चिकना सरफेस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है भाई, चिकना सरफेस चाहिए होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इनकी सतह को चिकना बनाया जाता है। तो जितनी खुरदरी होगी बेचारे ये आगे गिरे मिलेंगे तुमको। ठीक है, ध्यान रखना। अगर रफनेस वाली सरफेस होगा, खुरदरा सरफेस होगा ऊपर से, तो वहां पर स्केटिंग कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्केटिंग होगी खुरदरे सतह पर, वो वहां पर घर्षण बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां पे गति को कम कर देते हैं, खुरदरी सतह गति को कम कर देती है। तो गति को कम करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, सतह को थोड़ा चिकना बनाया जाता है। वो जैसे जैसे पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए यूज करना, उस हिसाब से क्या वहां का घर्षण रखा जाता है। उसके बाद गति को मुश्किल बनाना, क्या बोला मैंने, गति को मुश्किल बनाना। तो कठिन व अधिक घर्षण भी क्रियाओं में गतिविधि को मुश्किल कर देती है। अगर घर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गतिविधि को बहुत मुश्किल बना देता है। मैं आपको समझा चुका हूँ, जितना आपको पढ़ा है आपको समझ भी आ गया होगा कि घर्षण एक लेवल से ज्यादा बढ़ाओगे तो गति करने में बहुत मुश्किल आ जाएगी। सेम एग्जांपल ऐसा है भाई, जहां पर तुम चल रहे हो उसकी सतह बहुत खुरदरी है, वहां पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये क्या हो जाएगी, घर्षण की हानि हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, जो कि वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, जहाँ से बहुत क्वेश्चन देता है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक घर्षण के लाभ और हानि, वो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है। क्या है भाई, प्रक्षेपे और खेल कूद। क्या होता है ये प्रक्षेपे? ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। देखो, प्रक्षेपे मतलब क्या है, किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, चिंता मत करो उसको नहीं फेंकूंगा मैं। किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, तो किसी एंगल से फेंक रहे हैं, किसी एंगल से फेंक रहे हैं, और कुछ दूरी तय करेगी और एक टाइम पे आके जमीन पे गिर जाएगी। यही क्या है, ये प्रक्षेपे है। तो जब हम किसी वस्तु को गुरुत्व क्रिया के अंतर्गत फेंकते हैं, गुरुत्व क्रिया क्यों बोला गया भाई, मैं फेंक रहा हूं ना, गुरुत्वाकर्षण बल तो सब पे लग रहा है, मेरे पे लग रहा है। अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मेरे पे भी लग रहा है। और इस फैन को फेंकूंगा तो इस पे भी लग रहा है, सीधी सी बात है। तो गुरुत्व क्रिया के अंतर्गत, गुरुत्व क्रिया समझ आया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। तो गुरुत्व क्रिया के अंतर्गत फेंका गया सामान, फेंकी गई वस्तु को आकाश की तरफ न्यून कोण तथा जड़त्व के कारण वह गतिमान हो तो प्रक्षेपे कहलाता है। इसको ध्यान से समझना। तो आकाश की तरफ न्यून कोण, न्यून कोण मतलब कि हमने एंगल पे फेंका है, किसी एंगल पे फेंका, छोटे एंगल पर, 40 का हो सकता है, 45 हो सकता है। ठीक है भाई, समझ रहे हो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जो कि आपका 90 से कम हो, जो 90 से कम का कोण होता है वो सारे न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो 90 के एंगल जितना भी कम एंगल पे आप फेंकना चाह रहे हो तो वो न्यून कोण के अंदर आएगा। तो 45 या 40 के 50 के एंगल पे मैं फेंक रहा हूँ, तो ये न्यून कोण। और उसके जड़त्व के कारण क्या होता है, इनर्शिया। जड़त्व मतलब क्या होता है, इनर्शिया। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, वो गतिमान हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेपे कहते हैं। ठीक है,
और जड़त्व का मतलब आप ये समझ लो कि भाई जैसा जो है वो वैसा ही रहना चाहता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, वो इनर्शिया होता है एक तरह से। कैसे? अगर मैं पेन को फेंक रहा हूँ तो पेन की जो अवस्था है वो चलने वाली वो वैसे ही रहना चाहता है, ठीक है। एक टाइम लेके गुरुत्व क्रिया लग रही है वो नीचे आ जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण बोलते हैं। ये आपको समझ आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अब यहीं से एक और बात निकल के आती है, क्या? प्रक्षेप्य पथ, यानी कि प्रोजेक्शन ट्रेजेक्ट्री। ये प्रक्षेप्य पथ क्या होता है? सिंपल सा मतलब है, आपको बता दिया भाई प्रक्षेप्य का मतलब क्या है। तो इसने जो सा रास्ता लिया, यहां से मैंने फेंका और जिस रास्ते से होती होती हुई नीचे तक गई, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। यानी कि किसी प्रक्षेप्य वस्तु यानी फेंकी गई वस्तु द्वारा अपनाया गया मार्ग को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। समझ तुमको आ गया होगा। अब आगे सुनो। जो ये प्रक्षेप्य पथ मैंने तुमको बताया, ये क्या होता है कि कितना मार्ग अपना रही है, तो ये प्रक्षेप्य पथ है। तो इस प्रक्षेप्य पथ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी कि वो वस्तु कितनी ऊंचाई से, मतलब कितना लंबा मार्ग वो तय करेगी, कितनी दूरी वो कवर करेगी, है ना, कितनी हवा में वो रहेगी फिर जाके नीचे गिरेगी। ठीक है, तो ये किस कारक पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रक्षेपण का कोण, प्रारंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण बल, वायु प्रतिरोध और स्पिन या घूर्णन आप कह सकते हो। ये बेसिकली पांच क्या है? ऐसे कारक है जिस पर आपका प्रक्षेप्य पथ क्या करता है? डिसाइड होता है, डिपेंड होता है। समझ आ गया? एक और पॉइंट होता है, जैसे कि लैंडिंग की सतह कैसी है, तो वो छोड़ दो उसको, ठीक है भाई। पांच ही बहुत होता है, आप देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत होते हैं, ठीक है ये। तो सबसे पहला जो कारक है वो क्या है? प्रक्षेपण का कोण। क्या? प्रक्षेपण का कोण क्या है भाई? प्रक्षेपण समझ आ गया ना? तो उस प्रक्षेपण को आप, जो प्रक्षेपण आप कर रहे हो, वो किस एंगल से कर रहे हो, वो किस एंगल से कर रहे हो, वो क्या होता है? प्रक्षेपण का कोण होता है। क्योंकि आप जिस कोण से फेंकोगे वो उसी हिसाब से दूरी तय करने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसी उतनी दूरी वो तय करेगा जिस एंगल से आप फेंक रहे हो। तो अलग अलग कोणों से एक समान प्रारंभिक वेग द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, तो वो अलग अलग दूरी तय करता है। ये नहीं कि आप दूसरे पेन को बहुत तेजी से फेंक रहे हो, मतलब दूसरी चीज को बहुत तेजी से फेंक रहे हो उसी एंगल पे। कहने का मतलब, मान लो मैंने एक एंगल ले लिया 40 का, 40 के एंगल पे आप क्या कर रहे हो? एक तो आप बहुत तेजी से फेंक रहे हो एक सामान को, मान लो इसको, है ना, और इसको आप थोड़ा धीरे से फेंक रहे हो। तो ऐसे नहीं चलेगा। सेम, अगर आप कोण ले रहे हो तो प्रारंभिक वेग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। प्रारंभिक वेग मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि उसकी स्पीड जो है उसको एक समान होनी चाहिए वो। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि मान लो यहाँ पर आप 40 का कोण ले रहे हो, यहाँ पर आप 45 का कोण ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक समान प्रारंभिक वेग से फेंको। किससे? एक समान प्रारंभिक वेग से, एक समान प्रारंभिक वेग से। समझ आ रहा है? यानी कि एक समान आप कोई से भी एंगल से फेंको, लेकिन आपको जो वेग है स्टार्टिंग का वो बिल्कुल सेम रखो, तभी तो पता चलेगा कितनी कितनी दूरी तय कर रही है। ये तो फिर आप घपला कर रहे हो भाई, तेजी से फेंक के। ध्यान रखना है, सेम स्पीड से फेंकना है, लेकिन अलग अलग एंगल का यूज करना है, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ, कि अलग अलग एंगल कर रहे हैं स्पीड सेम करने पर, तो क्या हो रहा है? अलग अलग दूरी तय हो रही है। तो ये आपका प्रक्षेपण का कोण होता है। और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा पूछता है एमसीक्यू में, क्या? कि हम किस एंगल से किसी वस्तु को प्रक्षेपित करें या फेंके कि वो अधिक दूरी तय करे, तो आंसर होना चाहिए 45 का कोण। ध्यान रखना भाई। तो 45 डिग्री वो एंगल है जिसको हम अगर 45 डिग्री में फेंकते हैं तो वो अधिक दूरी तय करेगा, नो डाउट। ठीक है, अगर आप इस इमेज में देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये 25 का एंगल है ना, फिर उसके बाद ये 35 का है। जो ये लाइन जा रही है जहां पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 45 के एंगल पर फेंकी गई है। ये बहुत सारे एंगल पर फेंकी गई वस्तु का एक प्रक्षेपित मार्ग दिखा रखा है, प्रक्षेपित पथ दिखा रखा है। तो मैंने 45 के कोण वाली लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना तुम। तो ये 45 के कोण वाली लाइन है, देख लो। सबका यहाँ पर आ रखा है, किसी का यहाँ पर आ रखा है, लेकिन 45 के कोण वाला कहाँ पर गया है? यहाँ पर गया है। तो अधिक दूरी तय करने के लिए 45 के कोण पर फेंको, ध्यान रखना है। आगे चले, उसके बाद है प्रारंभिक वेग। वही कंसेप्ट है, अगर तुम्हें कोणों वाला ध्यान रखना है तो अलग अलग कोण हो चलेगा, लेकिन आपका इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो कितनी तेजी से आप फेंक रहे हो वो सेम होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि अलग अलग कोण से कितनी दूरी तय हो रही है। क्योंकि कम एंगल से भी आप एंगल चेंज कर दो,
फिर भी आप ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो वो ज्यादा दूरी तय कर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए वजह से हम प्रारंभिक वेग का कंसेप्ट भी पढ़ते हैं इसके अंदर। तो प्रारंभिक वेग अधिक होने पर वस्तु अधिक दूरी तय करती है, नो डाउट, है ना, हमें पता है। जबकि प्रारंभिक वेग कम होने पर वो कम दूरी तय करेगी। जितनी तेजी से फेंकोगे उतनी दूरी तय करेगी, जितनी कम तेजी से फेंकोगे वो कम दूर जाएगी, सीधी सी बात है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रक्षेपित वस्तु का भार जितना अधिक होगा उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। तो गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा वस्तु को प्रक्षेपित ऊंचाई उतनी ही कम होगी, समझ रहे हो ना। कोई हम किसी को फेंक रहे हैं तो उसकी जमीन से ऊंचाई भी तो देख रहे हैं हम। तो वस्तु जितनी भारी होगी उसका जो प्रक्षेपित ऊंचाई है ना वो उतनी ही कम होगी। जो जितनी ज्यादा हल्की होगी उसकी ऊंचाई उतनी ही ज्यादा होगी। और जैसे हम फेंक रहे हैं ना तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी अगर हल्की है, जितनी भारी होगी उतनी ही वो कम होती चले जाएगी। समझ आ गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वायु प्रतिरोधक। ठीक है, वायु प्रतिरोधक यानी हवा को चीरते हुए जाना पड़ता है। जैसे कि आपने कभी साइकिल चलाई होगी, नो डाउट चलाई है ना। जब आप साइकिल चला रहे होते हो कई बार हवा चल रही होती है, तो हवा चल रही होती है तो देखा होगा आपने, आपकी साइकिल इस दिशा में चल रही है लेकिन हवा उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। तो हवा क्या करती है, आपको रोकने का प्रयास करती है, आपकी गति को रोकने का प्रयास करती है ना भाई। तो वो क्या है, वो वायु प्रतिरोधक है। वो क्या है, वायु प्रतिरोधक है। यही सेम चीज है अगर हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, है ना, तो वहां पर हवा जो चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में वो वायु प्रतिरोध है, जो कि क्या करते हैं, प्रक्षेपित पथ को प्रभावित करेगी करेगी, सिंपल सा मतलब है। अब ये जो वस्तु कितनी दूरी तय करेगी इसको भी आगे हम और चीजों में बताते हैं। डिपेंड होती है कि भाई अगर मैं किसी वस्तु को फेंक रहा हूँ और वायु प्रतिरोध लग रहा है तो वो दूरी कितनी करेगी कितनी कम करेगी, और भी चीजों पर डिपेंड होता है इसी टॉपिक के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप समझो, तो जब प्रक्षेपित वस्तु हवा में चलती है तो उसे हवा रोकती है और उसकी गति कम कर देती है। समझ आ रहा है। अब जो ये जितना वायु प्रतिरोध आ रहा है कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ये किसी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि सतह पर, अगर सतह मान लो जिस ये वस्तु को फेंकूंगा इसकी सतह तो बहुत चिकनी है, इसकी सतह बहुत चिकनी है, तो क्या है कि सतह कैसी है, अगर खुरदरी सतह है तो ज्यादा प्रतिरोध लगेगा उस वस्तु पर, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि वो हवा को पकड़ मिल जाएगी आपके उस ऑब्जेक्ट पर। तो क्या होगा, खुरदरी सतह है तो ज्यादा प्रतिरोध लगेगा, और वही चिकनी सतह है तो कम प्रतिरोध लगेगा, यानी कि कम वहां से क्या होगा, आपको अपोज करेगी हवा। ठीक है, समझ रहे हो। तो सतह चिकनी है तो वो ज्यादा दूरी तय कर जाएगी वो वस्तु, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर उस वस्तु की सतह खुरदरी है तो वो ज्यादा प्रतिरोध फेस करेगी, यानी कि वहां पर उसको रुकावट देखने को मिलेगी, इसलिए वो कम दूरी तय करेगी। सेकेंड चीज है गति। गति जितनी अधिक होगी प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। आपने देखा है ना, आप साइकिल धीरे चलाओगे तो आपको प्रतिरोध बहुत कम फील होगा, लेकिन आप साइकिल बहुत तेजी से चला रहे हो, देखो साइकिल का एग्जाम्पल जो है वो प्रक्षेपे वाले टॉपिक से बिल्कुल अलग है। क्योंकि हम साइकिल चला रहे हैं वहां पर हम वस्तुओं को प्रक्षेपित नहीं कर रहे हैं, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप साइकिल बहुत तेजी से चला रहे हो या बाइक वगैरह जो भी आप तेजी से चला रहे हो, तो क्या होगा उससे, आपको हवा का जो प्रतिरोध है, हवा का जो बल है वो आपको बहुत तेजी से फील होगा। तो वही बात है, गति जितनी तेज होगी वस्तु की उतना ही प्रतिरोध हमको फील होगा। समझ आ गया। अगला है द्रव्यमान। क्या है द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो वायु प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। अगर आपका वायु जो है, वायु कह रहा हूं, आपका जो वस्तु आप फेंक रहे हो अगर उसका द्रव्यमान क्या है, कम है, तो उस पर वायु प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। अगर भारी चीज है द्रव्यमान ज्यादा है तो उस पर आपको वायु प्रतिरोध कम देखने को मिलेगा। समझ आ गया। और हवा जो है भाई इधर से भी लग रही होती है, इधर से भी लग रही होती है, इधर से भी लग रही होती है, ध्यान रखना। समझ आ गया। बता दें किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। उसके बाद है स्पिन, या आप कह लीजिए घूर्णन। हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, घुमा के फेंक रहे हैं, हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, घुमा के फेंक रहे हैं, घूमती हुई जा रही है। तो इस वजह से भी क्या होता है, ये भी क्या है भाई, उस वो कितनी दूरी तक जाएगी ये प्रभावित होएगी। आपने देखा ना, आप किसी बॉल को बिना घुमाए फेंक रहे हो वो कितनी दूरी तय कर रही है, और आपने वस्तु को थोड़ा राउंड करके फेंका है तो वो कितनी गति कर रही है, मतलब कितनी दूरी तय कर रही है। तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो जब प्रक्षेपित वस्तु हवा में घूमते हुए गतिमान होती है, प्रक्षेपित मतलब फेंकी हुई वस्तु,
तो वस्तु का जो ऊपरी हिस्सा है, जो वस्तु का ऊपरी हिस्सा, वहां पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बन जाता है, यानी उच्च वायुदाब बन जाता है। और जो बॉल का निचला हिस्सा होगा वहां पर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब बन जाता है। आपने बॉल को फेंका, वो इस गति में चल रही है, ठीक है। तो जो ऊपरी हिस्सा यहाँ पर क्या बनेगा, उच्च वायुदाब बनेगा। और जो निचला हिस्सा यहाँ पर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब बनेगा, यानी कि लो प्रेशर। और यहाँ पर हाई प्रेशर। और आपने पता है आपको, आपने पढ़ा होगा कि जो हवा है, जो विंड है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। जिस वजह से जो बॉल है वो घूर्णन तो कर रही है, वो यूं ही क्यों घूर्णन कर रही है, वो यूं घूर्णन क्यों नहीं कर रही है, आपने सोचा है ना, हम फेंक रहे हैं वस्तु को, तो वो इसी दिशा में क्यों जा रही है, वो इधर यूं क्यों नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ऊपर बना है हाई प्रेशर, नीचे बना है लो प्रेशर, तो हवा तो हाई से लो ही चलेगी ना। तो इस वजह से जो है ये क्या है, यहाँ से यू मूवमेंट इसकी हो रही होती है। और जितनी तेजी से घूमती घूमती जाएगी उतनी जल्दी ये नीचे गिरेगी, सीधी सी बात है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस गति के कारण जो है वस्तु नीचे की ओर गोता लगाते हुए कम दूरी तय कर पाती है। तो जितना घूर्णन तेज होगा उतना ही हाई लो प्रेशर चलेगा और गोता लगाते हुए नीचे आ जाएगी बॉल। समझ रहे हो। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, अगर हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो इसको घूर्णन के साथ ना ही फेंको तो फायदा होगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, स्पिन घूर्णन इस पे भी डिसाइड करता है आपका प्रक्षेप्य पथ। समझ आ रहा है। तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर है ये फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, भाई वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।